आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और इस बार जेवर बुलंदशहर रोड के बगल से ये शो वो इसलिए क्योंकि यहीं पर बीती रात वो खौफनाक मंजर देखने को इन खेतों में मिला है, जहां पर न सिर्फ हत्या बल्कि 4 महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस इको गाड़ी में सवार होकर परिवार जा रहा था, एक बच्चा था, कुल 9 लोग इस गाड़ी में सवार थे। दोनों टायर को पहले पंक्चर किया गया और फिर इस वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। ये सवाल बार बार कि चाहे वो इससे पहले सहारनपुर हो या फिर आज जेवर, ये वारदातें थम नहीं रही। सरकार बदली, हालात नहीं। इन खेतों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस हैवानियत भरी एक वारदात के सुराग तलाश कर रही है। जेवर बुलंदशहर रोड पर साबौता गांव के पास खड़ी ये पंक्चर मारुति इको कार इस हैवानियत की गवाह है। बुधवार की देर रात इसी कार से जा रहे 2 परिवारों के साथ जो दरिंदगी हुई, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अंत हम पर लूटमार शुरू कर दी है, मारपीट लूटमार, जो पैसे दे लेते सब छीन लिए हमसे। फिर हमें जंगल में को ले गए, वहाँ ले जाके औरतों से छीना झपटी करिए, औरतों से बदतमीजी करिए और औरतों से बदतमीजी करके फिर हमें हाथ पैर बांध के हमें डाल दी। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे इसी कार से 2 परिवार जेवर से बुलंदशहर के लिए निकले थे। बुलंदशहर के एक अस्पताल में इनकी रिश्तेदार भर्ती थी, उसी को देखने के लिए ये लोग निकले थे। कार में 4 महिलाएं थीं, 4 पुरुष थे और एक बच्चा भी था। अभी गाड़ी जेवर से करीब 2 किलोमीटर ही आगे साबौता गांव के पास तक गई थी कि अचानक कार में कोई चीज टकराई। इसके बाद कार के 2 पहिए पंक्चर हो गए। पुलिस ने जो ये मौके पर ये मौजूद है, यही वो इको कार है जिसमें ये पूरी वारदात, जिसको पंचर किया गया और उसके बाद यहाँ ये जो लेफ्ट साइड पर खेत दिख रहे हैं, यहीं पर पूरी वारदात हुई। बहरहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है। कार में एक स्टेपनी थी। कार के ड्राइवर ने गाड़ी के मालिक को फोन कर कार पंक्चर होने की जानकारी दी। साथ ही मोटरसाइकिल पर एक और पहिया लेकर आने की बात कही। मैंने वहाँ गाड़ी साइड में लगाई, साइड में लगाने के बाद में तो वहाँ सारी लेडीजों को मैंने नीचे उतारा, फोन करा घर पे, कभी ऐसा कोई बाइक का इंतजाम करो, दोनों टायर पंचर हो गए, स्टेपनी एक है गाड़ी में। तो उसके बाद में जो है हमें उन्होंने मारा पीटा। कार रुकने के कुछ ही देर बाद आधा दर्जन हथियार बंद बदमाशों ने पूरे परिवार को घेर लिया। बदमाशों ने कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया, पूरे परिवार की पिटाई करने लगे। 5 जने आते हैं, सबके हाथों में हथियार थे। उन्होंने आके हमें घेर लिए, हमारी कनपटियों पर हथियार रख दिए। उनको चलो अंदर को, चलो अंदर को। वो खेत में को हमें अंदर को ले गए। वहाँ आके उन्होंने मारपीट चालू करी, लेडीजों के भी साथ और हमारे भी साथ। फिर वो हमें रोड से इतनी अंदर ले गए कि अगर रोड पे से हमें कोई देखे तो हम उसे दिख ना पाए। इतनी अंदर ले गए वो रोड से हमें। बदमाशों ने इस परिवार के सदस्यों से 44,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर परिवार के एक सदस्य को गोली मार दी, जिसकी बाद में मौत हो गई। बदमाशों ने कार में मौजूद 2 पुरुषों के हाथ पांव बांधकर खेतों में डाल दिए। बदमाशों ने 4 महिलाओं को कार से बाहर खींच लिया और खेतों में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया। उधर कार ड्राइवर का फोन आने के बाद कार के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और खेतों में बंधक बने परिवार के हाथ पांव खोले। इस दौरान बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जो महिलाओं ने कहा है, महिलाओं ने बताया है, गैंगरेप की बात बताई है। महिलाओं को तत्काल हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेज दिया है और जो बाकी चोट लगी थी जिनको, उनको भी हमने उनका भी मेडिकल करा लिया है। महिलाओं को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे ही आती हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हुए और पूरे गैंग को वर्कआउट करेंगे। पिछले साल अगस्त के महीने में इसी इलाके में हुई ऐसी ही एक वारदात ने लोगों को थर्रा दिया था। ये मामला भी कुछ वैसा ही था, लिहाजा पुलिस का पूरा अमला हरकत में आ गया। आईजी मेरठ जोन राम कुमार भी मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम के साथ घटना वाली जगह का निरीक्षण किया। जांच के लिए जो टीमें बनी हैं, जनपद स्तर पर ही करीब 4 टीमें हमने बनाई हैं। एसटीएफ की टीम है, एसओजी की टीम भी लगी है, प्लस जनपद की टीमें लगी हैं और मेरठ की भी हमारी एसओजी वगैरह सारी टीमें लगी हुई हैं और जहां पर भी हमको जो सूचनाएं मिल रही है उसको वेरीफाई करा रहे हैं। जेवर बुलंदशहर रोड पर हुई इस दरिंदगी भरी वारदात से साफ जाहिर है कि यूपी में सरकार बदली, लेकिन अपराध और अपराधियों के लिए कुछ नहीं बदला। अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं, कानून व्यवस्था वैसी ही कराह रही है।
हिमांशु मिश्र और राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, जेवर, ग्रेटर नोएडा, आज तक। इस हत्या और गैंग रेप के कांड को आखिर किसने अंजाम दिया? इको गाड़ी जिसमें वो लोग जा रहे थे, दूसरी तरफ ये खेत जिसमें उन लोगों को जबरन लाया गया। एक व्यक्ति ने जब गैंग रेप का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। सवाल यही कि क्या किसी गिरोह ने इस हत्याकांड और गैंग रेप को अंजाम दिया या फिर ये मामला आपसी रंजिश का है? क्योंकि एक महिला ने यह शक जाहिर किया है कि वो उन लोगों को जानती है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। यही बात उसने पुलिस को भी बताई है। जेवर बुलंदशहर रोड पर हुई गैंग रेप और मर्डर की इस वारदात के पीछे आखिर कौन है? एक्सल गैंग, बावरिया गैंग या फिर कोई साजिश? जी हां, पीड़ित परिवार की एक महिला ने जो कुछ भी कहा उससे तो साफ जाहिर है कि मर्डर और गैंग रेप की इस घटना की साजिश रची गई थी। इस महिला की माने तो सामूहिक बलात्कार और मर्डर की इस वारदात को स्थानीय लोगों ने ही अंजाम दिया है। इस महिला ने उनके नाम पुलिस को भी बता दिए हैं। मुन्ना, नसीर और शाहिद आलम। वो आपका कौन लगता है? ये पड़ोसी हैं। पड़ोसियों ने दखल करी है इनके साथ में। बहुत परेशान करें 5 जनियों को। आप लोगों को बहुत टाइम लगा पुलिस मौके में पहुंचने के लिए? 4 घंटे के बाद पहुंची। पुलिस इस मामले को एक्सल गैंग की हरकत मानकर चल रही थी, लेकिन इस महिला के बयान ने पूरी कहानी ही पलट दी। अब पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं इस मामले के पीछे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है। किसी रंजिश का बदला लेने के लिए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। इससे पहले पुलिस ने गैंग रेप की शिकार हुई 4 महिलाओं का नोएडा के जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया। जेवर में महिलाओं के साथ लूटपाट और रेप के आरोप के बाद फिलहाल पुलिस ने महिलाओं को नोएडा के सिटी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। इस महिला की मेडिकल रिपोर्ट आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती जांच में कम से कम 2 महिलाओं से गैंग रेप की बात सामने आ रही है। सब भेज दिया, पुलिस वालों को हैंडओवर कर दिया। वो फोरेंसिक लैब लखनऊ ले गए हैं। वहाँ पहुँचने में 48 घंटे लगते हैं, फिर उसमें टाइम लगेगा टेस्ट होके आने में। जो भी नॉर्मल प्रोसीजर में होगा पुलिस वालों को प्रॉपर हैंडओवर किया गायनेकोलॉजिस्ट। मर्डर और गैंग रेप की इस वारदात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश दहल गया है। इस वारदात को किसी गैंग ने अंजाम दिया या फिर आस पड़ोस के लोगों ने, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश के कानून व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त रहती तो अपराधियों के हौसले यूं बुलंद न होते। प्रवीणा पुरखैत के साथ चिराग गोठी, जेवर, आज तक। योगी सरकार को अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें घेर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अवैध बूचड़खाना और रोमियो स्क्वाड से आगे चुनौतियां और भी है। यह एहसास अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंसा की आग में झुलस रहा है, और अब बुलंदशहर जेवर में इतना बड़ा ये कांड होना, कई सारे गंभीर सवाल। विपक्ष खूब घेर रहा है योगी सरकार को। जेवर मर्डर और गैंगरेप कांड की स्क्रिप्ट शायद ऐसी नहीं होती अगर पुलिस चौकस होती। इस वारदात में पुलिस ने सुस्ती का जो नमूना पेश किया है वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। जो स्पॉट है सबोता के पास से पूरा वाकया हुआ है, वो यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है, और अगर रात के समय यहाँ गाड़ी तेज गति से क्योंकि दौड़ेगी तो 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। लेकिन खुद एसएसपी का कहना है कि मौके पर वो जरूर टाइमली पहुंचे थे, यानी 15 से 20 मिनट में, लेकिन उनको वो जगह ढूंढने में टाइम लग गया जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। इस वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई। कार जब पंक्चर हुई थी तब ड्राइवर ने अपने मालिक को फोन करके बताया था। कार मालिक ने फोन करके पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी थी। उस वक्त रात के करीब 1:45 बजे थे। जो घटना स्थल था वो जेवर थाने से महज 2 किलोमीटर दूर था। पुलिस ने अगर वक्त से एक्शन लिया होता तो वो 5 से 10 मिनट के भीतर मौके पर होती, लेकिन यहाँ तो पुलिस को 5 मिनट का रास्ता तय करने में 1.5 घंटे से ज्यादा लग गए। पुलिस कितनी देर में आई मौके पर? पुलिस पहुंचेगा 3 घंटे करीब। 3 घंटे बाद आई है पुलिस। तो पीसीआर कॉल कितने बजे हुई थी? ये घटना कितने बजे? सर ये 1:55 पे कॉल करी है। नोएडा के पुलिस कप्तान लव कुमार ने पुलिस की इस काहिली पर पर्दा डालने की कोशिश की। कहा कि पुलिस पहुंच तो जल्दी गई थी, लेकिन घटना स्थल पर पहुंचने में वक्त लग गया। मुझे लगता है जैसी इन्फॉर्मेशन मिली है विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारी जो पीआरबी है और पीसीआर वगैरह है, ये लोग वहां पहुंच गए थे। थोड़ा सा समय सर्च करने में लगा,
यूपी की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता सूची में थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। अब विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ पहली बार अगर बीभत्स था तो बीभत्सम है, पहली बार अगर नृशंस था तो नृशंसतम है। पहले से ज्यादा हालात बिगड़े हैं और कुल मिलाकर मैं कहूंगा आज मैं कांप रहा हूं, डर रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर चलना सुरक्षित रह गया है या नहीं। लेकिन इस समय योगी है और आदित्य है, वो उनके जमाने में होगा तो उसके ऊपर तो सवाल उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सदियों का यानी चलन है। जेवर में गैंग रेप और मर्डर, उधर सहारनपुर में जातीय हिंसा, मथुरा में सनसनीखेज डकैती कांड। ये घटनाएं बता रही हैं कि अपराधियों ने योगी आदित्यनाथ की उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया जिसमें उन्होंने अपराधियों को यूपी छोड़ देने की नसीहत दी थी। जेवर में राम किंकर सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती। सहारनपुर में हालात सामान्य नहीं हो रहे, लेकिन इन सब के बीच जो भीम आर्मी वहां पर बनी है उसके फंडिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उंगलियां सीधे सीधे बीएसपी पर उठ रही हैं। मायावती ने जवाब दिया है। 400-500 थे, बाहर गांव के भी थे। लकड़ी जंगली से लकड़ी खींच के हमारी माँ आग लगाएंगे। छोटे बच्चे भीम आर्मी तो बताओ, माँ बहनों की भीम आर्मी। सुलगते सहारनपुर की तस्वीरें देश देख रहा है। सवा महीने में तीसरी बार भड़की हिंसा की तस्वीरों ने योगी की राज में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। सहारनपुर की एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तोड़फोड़, पथराव, आगजनी, घरों में तबाही के निशान चीख चीख कर हिंसा की गवाही दे रहे हैं। योगी की पूरी पलटन इस वक्त सहारनपुर में पड़ी है। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में पहले 5 मई को हिंसा भड़की, दलितों के घर फूंक दिए गए। फिर 23 मई को शब्बीरपुर दोबारा सुलग उठा, सड़कों पर तांडव मचा, जातीय हिंसा भड़की, एक शख्स की मौत हो गई, करीब 12 लोग घायल हो गए। अब की बार शब्बीरपुर में मायावती की रैली हुई और उसके बाद गांव का पूरा माहौल बिगड़ गया। लेकिन क्या है सहारनपुर की साजिश का असली सच? कौन सहारनपुर की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो सहारनपुर के लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहा है? क्या कहती है सहारनपुर हिंसा की खुफिया रिपोर्ट? सहारनपुर में हो रही बार बार हिंसा पर एक खुफिया रिपोर्ट जारी की गई है। सूत्रों की माने तो इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसपी यानी मायावती की पार्टी भीम आर्मी को समर्थन दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मायावती के भाई आनंद कुमार इस संगठन को फंड मुहैया करा रहे हैं। दस्तावेजों में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के बारे में भी बताया गया है। चंद्रशेखर पेशे से वकील है। जैसे ही भीम आर्मी के साथ मायावती के भाई आनंद कुमार का नाम जुड़ता है, वो भड़क उठती है। सहारनपुर में जातीय हिंसा को लेकर चर्चा में आई भीम आर्मी को मायावती बीजेपी का प्रोडक्ट बता रही है। साथ ही मायावती इस संगठन के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर रही है। एक तरफ योगी सरकार के लिए सहारनपुर चिंता का सवाल बना हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी पर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में मायावती ने भीम आर्मी को लेकर ही बीजेपी पर तलवार तान दी। दिल्ली में संविधान के दायरे में एक इतना बड़ा संवैधानिक धरना होगा कि पूरी दिल्ली में सिर्फ अम्बेडकर। यह है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की आवाज। आप सुन सकते हैं कि कैसे वो दलितों को भड़का रहा है। खुद को रावण कहने वाला चंद्रशेखर दलितों को जोड़ने की बात कर रहा है। यहाँ लकड़ी जंगली से लकड़ी खींच के हमारी माँ आग लगाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जातीय हिंसा से सहारनपुर धधक रहा है। ऐसे में आज तक को एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी मिली कि अब यूपी पुलिस इस पूरे मामले में एक सोची समझी साजिश के एंगल से भी पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी के तेवर और उसके पीछे कारण क्या है, इसकी पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी के अकाउंट में 45 से 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। प्रशासन इस पैसे के
प्राइमरी सोर्स की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों ने जो शांति का वातावरण था उसमें निश्चित रूप से सुनियोजित षड्यंत्रपूर्ण ढंग से खलल पैदा की है, उसमें गिरावट लाने का या उसको भंग करने का प्रयास किया है। उसी का परिणाम, दुष्परिणाम हमारे सामने आज है। जो सोशल मीडिया है या जो यूथ इनसे अटैच है, उनको अगर किसी तरह से रॉन्गली मोटिवेट किया जा रहा है टू इंडल्ज इन क्राइम और टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, तो उसको हम लोग एविडेंस कलेक्ट करेंगे और अगर इस तरह की बात होती है तो विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। 21 मई को भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी भीम आर्मी ने विरोध प्रदर्शन किया था। चंद्रशेखर वहां भी खूब गरजा, लेकिन उसके बाद से गायब हो गया। अब सवाल यही है कि सहारनपुर हिंसा के पीछे कोई और नहीं बल्कि भीम आर्मी ही है। आज तक सहारनपुर में जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन सब की वजह से हिंसा रुक नहीं रही है और दूसरी तरफ हालात ऐसे बन गए हैं कि धारा 144 लागू कर दी गई है। तमाम अधिकारियों को हटाया गया है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं। पांच मई को भड़की हिंसा के बाद सहारनपुर अब भी धधक रहा है। जातीय संघर्ष का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो प्रशासनिक अमला लोगों को समझा बुझाकर हालात सामान्य करने की कोशिश में लगा है। कि मैं गृह सचिव हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का और लखनऊ से आया हूँ, आप लोग ये भरोसा दिलाने आया हूँ। आप लोग प्रेम से रहिए बिना किसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्रा से लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा सहारनपुर के शब्बीरपुर गाँव में डेरा डाले बैठे हैं। घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हमारे आप प्रतिनिधित्व बंद करके लोगों से कहिए, ठीक है। इस समय हम शब्बीरपुर गांव में मौजूद हैं, जो कि सहारनपुर के उस क्षेत्र में है जो कि पूरे तरह से डिस्टर्ब है, लेकिन अब स्थिति कुछ नियंत्रण में आती नजर आ रही है क्योंकि एक नए तरीके से पूरा प्रशासन बदल दिया गया। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ घर में जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्या हुआ। सहारनपुर में धारा 144 लगा दी गई है। बुधवार रात से इंटरनेट सेवा ठप है। मंगलवार को भड़की हिंसा के बाद से सहारनपुर के डीएम एसएसपी को निलंबित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के एसपी को शहर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हिंसा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने मारे गए युवक के परिजनों को 15 लाख रुपए और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। जन सामान्य जो है वो नॉर्मल डेली जो क्रियाकलाप है उसमें नॉर्मलाइज होगी काफ़ी हद तक। बट मैं कहूँगा कि एक जो थोड़ा मीडियम टर्म में अभी भी यहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में थोड़ा अविश्वास है। आसनवाली गांव के जिस शख्स को एक दिन पहले गोली मारी गई उसकी हालत नाजुक है। प्रदीप चौहान नाम के उस शख्स का इलाज चंडीगढ़ में चल रहा है। डॉक्टरों ने उसकी गोली निकाल दी है, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वो किसी तरह के भड़काऊ बयान पर ध्यान न दें। कि कमी या विश्वास का संकट पैदा हो गया था वो समाप्त हो रहा है और मैं कह सकता हूँ अपने 2 दिन के प्रवास के अनुभव के आधार पर कि बहुत जल्दी ये सामान्य हो जाएगा। इस बीच बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने हिंसा से झुलसे शब्बीरपुर गांव को गोद लेने का ऐलान किया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव के विकास का लक्ष्य है। सांसद का कहना है कि वो गांव में आपसी मतभेद दूर कर शांति बहाल करना चाहते। कहीं ना कहीं एक हीलिंग टच के साथ हम लोग सभी वर्गों को बिठाने का काम करेंगे। आपस में सामंजस्य बने, हार्मनी बने, प्यार दोबारा से बने और विश्वास, सबसे बड़ी बात कि विश्वास कायम हो, इस चीज के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उधर केंद्र ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि सहारनपुर में जातीय हिंसा क्यों नहीं रुक रही, स्थानीय प्रशासन कहां नाकाम रहा है। गृह मंत्रालय इस बात से चिंतित है कि कहीं ये हिंसा राज्य के दूसरे जिलों में न फैल जाए। सूत्रों के मुताबिक एसआईबी की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जातीय हिंसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में फैल सकती है, क्योंकि राजनीतिक और धार्मिक गुट इस हिंसा में दोनों पक्षों को उकसाने में लगे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े धार्मिक अल्पसंख्यक गुट और विपक्ष के कई दल इस साजिश में सक्रिय हैं। सहारनपुर में हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन 23 मई को मायावती दौरे के बाद वहां दोबारा हिंसा भड़क उठी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में अमन बहाली के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
संजय शर्मा के साथ आतिर खान, सहारनपुर, आज तक। तो सहारनपुर में पूरी पुलिस प्रशासन ये जुटा हुआ कि किसी तरह से माहौल शांत रहे। तो अब आपको लिए चलते हैं पीलीभीत, जहां पर एक मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ और कैसे ये मामला बढ़ता चला गया। उपद्रवियों ने बाइकें तक झुलसा दी। हाईवे पर मोटर बाइक जल रही है। सड़क पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है। बीच रास्ते कागज के सैकड़ों पन्ने बिखरे पड़े हैं। कुल मिलाकर हंगामा जबरदस्त है। मंजर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है, जहां सुनगणी इलाके में बरेली लखनऊ हाईवे पर उस वक्त बवाल मच गया जब स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब हाईवे को चौड़ा करने का काम चल रहा था। जो भी अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद तो उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ये NHAI का यहाँ पर निर्माण चल रहा है और कुछ अवैध निर्माण NHAI के जो डिमार्केशन हो रहा है उसके बीच में आ रहे थे। 5-6 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को हमारी पुलिस व्हीकल्स को क्षति पहुंचाई गई है। पुलिस और पब्लिक के बीच हंगामे में पुलिस के 3 पवन मोबाइल बाइक को हुड़दंगियों ने आग के हवाले कर दिया। जैसे तैसे पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागे। इस आगजनी में पुलिस के जरूरी कागजात भी जलकर खाक हो गए। बाद में पुलिस फोर्स के साथ SP और DM मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ कर भगाया। अब आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं लाल बत्ती प्रथा को खत्म कीजिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन अपने नेता ही सुनने को तैयार नहीं। मुरादाबाद में इस नेता की दादागिरी देखिए जरा। गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, जूते इतने मारूंगा भूल जाओगे नौकरी करना। मैं ये थाने के अंदर कहती हूँ, निकला बाहर को। नाम शिवेंद्र गुप्ता नहीं है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली में बैठकर पुलिस वाले को ही जूते से मारने की धमकी दे रहे इस व्यक्ति का नाम है शिवेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी बीजेपी के नेता हैं और नगर अध्यक्ष भी। सुरेंद्र गुप्ता का शौर्य अभी और दिखेगा, क्योंकि वो बातों से भी वीर हैं और लात घूंसों से भी महावीर। आगे सुनिए। अरे थाना तो बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट जज को मारा थाने में सहारनपुर में। कौन अपने थाने में आ गया? अब पिटने शुरू होगी पुलिस। मैं निकला बाहर को, ये निकला बाहर को, माइक हालत तो निकला थाना परिसर, ये निकला बाहर को। अरे चलो निकला बाहर को। अरे नाम शिवेंद्र गुप्ता नहीं है। सुन लिया, ये डिस्ट्रिक्ट जज को घुसकर मारते हैं तो दारोगा की क्या बिसात। इसलिए कोतवाली के घायल दारोगा अमित शर्मा का हाल देखिए। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक।